अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं 72 घंटों में, उसमें बहुत सी बातें हो रही हैं और ये कि ये इलेक्शन है, लोग अपना देंगे मैंडेट कि कौन मुल्क चलाएगा। हमें लगता है कि जो अहम बात है उसमें जो एक मेजर थीम है इस इलेक्शन की और एक मेजर एजेंडा पॉइंट है, वो ये है कि 2018 में जो इस्टेब्लिशमेंट ने एक पॉलिटिकल पार्टी को इस लेवल पर लेके गए कि वो हुकूमत बनाए और वो इस बुनियाद पे कर पाए, जबकि उन्होंने और जो सियासी जमातें थी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उससे उसके जो वोट्स थे, उसके जो कैंडिडेट्स थे, उसके जो पार्टी सपोर्टर्स थे, उनको जब एक और तरफ शिफ्ट किया, यानी कि पीटीआई की तरफ शिफ्ट किया, तो उन्होंने एक आर्किटेक्चर अपना चला के, एक अपना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, तो उन्होंने इमरान खान साहब को, जिनको पॉपुलर सपोर्ट भी थी, लेकिन चूंकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि जनरल बाजवा कह चुके हैं और बार बार ये एक्नॉलेज किया जाता है कि चूंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब की पार्टी को इस नहज पे लेके गए कि वो हुकूमत ना बना सकें, और इमरान खान साहब को उन्होंने एक पॉलिटिकल विक्ट्री दी एट द कॉस्ट ऑफ PMLN। और फिर जो जिस तरीके से इमरान खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की एक रिलेशनशिप रही, शुरू में बड़ी अच्छी थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। वो जनरल बाजवा को हर चीज़ करने देते थे, ऑपोजिशन से बात करने देते थे और कहते थे आप करें। फिर वो आर्मी के एजेंसीज़ के कर्नल मेजर कहते थे पार्लियामेंटेरियंस को, जो उनकी पार्टी के अपने पार्लियामेंटेरियंस होते थे, कि जी आप पहुँचें और पार्लियामेंट में जाएं, बिल पास होना ये, प्लस जो उनके कोलिशन पार्टनर्स थे, बाप, MQM वगैरह, उनको भी ट्रेन किया जाता था, उनको भी कहा जाता था कि माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा कि जैसे हाँक के कहीं जी आप भी चल के वोट दें फॉर अगेंस्ट ये वो। तो ये तमाम मामलात हमने देखे। और फिर जब फॉलिंग आउट हुई नवाज शरीफ साहब की और जब फॉलिंग आउट हुई इमरान खान साहब की और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, और बहुत से मामलात पे फॉलिंग आउट हुई। सबसे बड़ा मामला था कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन बनेगा। फिर पंजाब के हवाले से फिर ये तमाम मामलात थे। फॉरेन पॉलिसी के भी मामलात यकीनी तौर पे थे। ये हम आपको फ़र्स्ट हैंड बता सकते हैं कि एक थिंकिंग थी उस वक्त की टॉप कमांड की, मुख्तलिफ़ तरीक़ा था उनकी सोच का। और जो फॉर्मर पाकिस्तान की क्रीम थी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स की, जिसमें रियाज खोखर साहब और बाकी जो लोग थे, इनामुल हक साहब, रियाज खोखर साहब और रियाज मोहम्मद ख़ान साहब, ये सब लोग थे। इनकी सोच बड़ी फ़र्क थी। इमरान खान की तकरीबन वही सोच थी, तो वो उधर भी एक प्रॉब्लम आया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का। और उसके बाद फिर ये मामला जो बढ़ता चला गया उसका कि भाई कौन बनेगा आर्मी चीफ, वो तमाम बातें आपके सामने। तो फिर मेजर फॉलिंग आउट हुई। इस वक्त तक फ़ौज का और इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल बढ़ गया था इन पॉलिसी मेकिंग, और उस रोल का जो कहा जाता है कि हाइब्रिड थी, बिल्कुल हाइब्रिड रजीम थी। तो आज जो क्यों हम आपको ये बता रहे हैं, अच्छा जब झगड़ा हुआ तो इस लेवल पे हो गया कि इमरान खान साहब ने कहना शुरू कर दिया, ही वॉज नेम कॉलिंग, अटैक कर रहे थे, कहते जो अगला आर्मी चीफ आएगा हम देखेंगे कि कौन कैसे बनेगा, हम वो जल्द से जुलूस कर रहे थे। ये फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उनको निकाल दिया गया। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पॉलिटिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनली सही, मतलब इट्स अलाउड, लेकिन अगर अलाउड था, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट का रोल ना होता तो इनके कोलिशन पार्टनर्स ना हटते, तो जो उन्होंने उस वक्त ब्लॉक्स लगा के इनको बनाया था प्राइम मिनिस्टर, वो ब्लॉक्स इन्होंने हटाने शुरू किए और इनको निकाल दिया। मतलब ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट का मेजर रोल था और पॉलिटिकल पार्टीज यूज द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, उनको निकाल दिया। अच्छा निकाल दिया, उसके बाद आपके सामने क्या हुआ, फिर पकड़ने की उनको कोशिश की, फिर वो रिजिस्ट किया पार्टी के लोगों ने, फिर
इमरान खान साहब कहते रहे मेरे साथ जाती, फिर उनको अटैक उन पर हुआ, देयर इज़ नो क्वेश्चन कि देयर वाज एन अटैक ऑन हिम, वो आपको मालूम है रिपोर्ट बनी फिर बदली फिर ये वो, फिर कहा गया कि ये एक शख्स खुद ही इनफरादी तौर पे करा था। लेकिन बहरहाल तो फिर जंग शुरू हो गई बिटवीन सेक्शन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और पीटीआई। उसके बाद मई 9 का वाक़या हुआ, और मई 9 का वाक़या हमने उस वक्त कहा, फ़ौरन कहा कि इस पर एक इंक्वायरी की जाए, इसको लीगली कंक्लूड किया जाए, जो लोग सज़ा के मिलनी चाहिए, जिनको जो इन्वॉल्व थे उनको आप सज़ा दें, मामले को ख़त्म करें, जो जो इन्वॉल्व थे एविडेंस है सामने लाएं, क्रेडिबल तरीके से सामने लाएं। लेकिन बहरहाल मई 9 तो आज तक चल रहा है, उसको कंक्लूड नहीं किया गया, लोगों को अंदर बंद इतने इतने महीने बताया जा रहा था। हमें लाहौर हम गए थे कि शायद 770 पंजाब में ही, या लाहौर में या पंजाब में ही हैं, पंजाब में प्रॉब्ली जो प्रिजनर्स हैं पीटीआई के, और नंबर्स बताया जाता है। लेकिन आपके सामने जो बंद है तो उसको वो नहीं, उनको बेल नहीं मिलती, अगर बेल मिल जाती है तो फिर एक और केस, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, अभी हमारी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी एटीसी कोर्ट में, तो वहाँ उन्होंने उस दिन उनके ऊपर एक नया फ़र्द जुर्म आयद हो रहा था 9 महीने पहले के हवाले से, मई 9 के हवाले से। तो मई 9 जो है वो आप देखिए वो चलता जा रहा है, चलता है, उसको ख़त्म नहीं करते, उसको लीगली उस पर एक्शन लें, एविडेंस लाइन क्रेडिबल लें, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। नो सोसाइटी और गवर्नमेंट कैन टॉलरेट के इस तरह के हालातों के अटैक किया जाए। लेकिन इसी तरीके से जितना टॉलरेट वो नहीं कर सकती सोसाइटी जो है वो बढ़ती नहीं आगे सही तरीके से, अगर कानून की सही तरीके से बालादस्ती ना हो। तो जो भी नहीं करेगा उसको तो हम क्रिटिसाइज़ करेंगे। अभी भी मई 9 के हवाले से कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, वो नज़र अभी नहीं आ रही। वो द केस इज़ बीइंग ड्रैग्ड एंड ड्रैग्ड, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कोर्ट्स में जाए, क्रेडिबल एविडेंस हो। तो अभी किस्सा चलता गया, तो अभी जो इलेक्शन को 72 घंटे हैं, पीटीआई के हवाले से हर कोशिश की जा रही है कि पार्टी बिल्कुल पॉलिटिकली तहस नहस हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसका बल्ले का निशान भी ले लिया, नो क्वेश्चन के एक बड़ा एक्सट्रीम स्टेप था। और वो कहा जा रहा है बार बार, लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी एक्ट को लेकर उसको तसल्लुत कर दिया है, सुपर इम्पोज कर दिया ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउज पॉलिटिकल पार्टीज़ टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। तो इस पॉलिटिकल पार्टी को, आपको याद होगा कि टीएलपी के हवाले से चाहा कि शेख रशीद साहब ने कहा जी हम इसको बैन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो टीएलपी को बैन नहीं कर पाए। लेकिन ये जो एक्शन लिया बल्ला, और ये जो अच्छी भली इन पर प्रेशर है, पॉलिटिकली तहस नहस करने की कोशिश है, पीटीआई के ख़िलाफ़ वो स्टेप्स ले लिए हैं जो कि पार्टी को बिल्कुल एक यानी कि उसके वजूद को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। तो ये जो 2018 का प्रोजेक्ट था जो बनाया इस्टेब्लिशमेंट ने, और उससे एक हालात जो पैदा हुए, पॉलिटिकल पार्टी जो थी पीटीआई उसके लिए भी बुरा था, जमहूरियत के लिए भी बुरा था, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी बुरा था, इस्टेब्लिशमेंट के सबके लिए बुरा था जो 2018 में हुआ, कानून की बालादस्ती के लिए बुरा था। अब वो जो शुरू किया था, अब 2024 में कोशिश है कि इसको हर हरबा इस्तेमाल कर लें, हर हरबा इस्तेमाल कर लें, उसको कानून का नाम दे दें, उसको आइन का नाम दे दें, उसको ट्रायल का नाम दे दें, उसको जजमेंट का नाम दे दें, उसको पाकिस्तान की सालमियत का कोई भी नाम, हर नाम दे दें, जो भी इस वक्त ज़रूरत है हरबा इस्तेमाल करने की, जिसके हवाले से और जिसके बारे में ये सोचा जाए, जो इस वक्त कर रहे हैं ये सब कुछ, वो सोच रहे हैं कि जी ये तरीक़ा हम इस्तेमाल करके, जो हमने 2018 में एक चीज़ शुरू की थी और सपोर्ट की थी, शुरू तो नहीं की थी, ये पार्टी अपनी पार्टी बनी रही है, हमने भी इसको देखा शुरू में बहुत टुक 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 बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मूव करी थी आगे। भारत 2018 में इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है जो बनाई थी इन्होंने, अब 2024 में इसको बिल्कुल
پولیٹکلی اس کو ختم کر دیں گے. سوال یہی ہے, دس از دا $1 ملین کویسچن, کہ یہ کیا ختم ہو پائے گی یا نہیں. وہ جو عدت کا کیس, کیا کہیں اس پہ, اس سے زیادہ یہ ایک بڑا لغو طریقہ ہے, جس سے کہ آپ نے ڈائیورسڈ ویمن کو کس آپ نے ڈال دیے پوزیشن میں. کیس جو ہے, اب امید تو ہے اگلے کورٹس میں جا کے اڑا دیا جائے گا یہ کیس. بہرحال وہ کیس ہے. پھر سائفر کا کیس ہے. سائفر کیس کی ٹرائل کا بھی آپ کو پتہ ہے, آپ کے سامنے ہے. تو اخبارات نے لکھا ہے, ڈان کی رپورٹس پڑھ لیں, ہر چیز پڑھ لیں کہ پروسیس کیا تھا. اسی طریقے سے توشہ خانہ کا کتنا فوکس تھا, وہ 3 دن میں تیز ٹرائل کر کے پروسیس کا بھی مذاق اڑایا. تو یہ کہ عمران خان کے خلاف جتنے زیادہ کیسز بنے, ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ پریشان ہو کے ان کو چھوڑ دیں. الٹا ہم دیکھتے ہیں جو لوگ فینس سٹرز تھے, لگتا ہے وہ بھی اب کہہ رہے ہیں جی ہم سپورٹ کریں, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ویسے بھی پاکستان میں ایک وہ جو وکٹم فیکٹر ہوتا ہے, وہ اٹ آلویز ہیلپس, اٹ ورکس ان فیور. لیکن جو پارٹی کو کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا, مطلب پارٹی کو کیمپین نہیں کرنے دیا گیا, پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. 2018 میں بڑی سخت غلطی اور بہت سخت سٹیپس لیے PMLN کے اگینسٹ, نواز شریف صاحب کے اگینسٹ, لیکن پارٹی بھی انٹیکٹ تھی, اس کا وہ بھی تھا. اب یہ ہے کہ جی کیونکہ 2024 میں 2023 یہ مئی 9 کا بھی معاملہ ہے, تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور جو بھی جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے, اور تمام یہ معاملات کو اس نہج پر لانے کی کوشش ان سب حربوں سے, کہ پارٹی ختم ہو جائے PTI, کہ PTI یعنی کہ بحیثیت PTI نہ رہے. جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو PTI نہ کہیں, کہ وہ بس کہیں جی یہ انڈیپینڈنٹ ہیں, تو یہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں یہ ضم ہو جائیں گے اور پارٹیز میں, اور ایک حکومت بنے گی, اینڈ ایوری بڈی ول لیو ہیپیلی ایور آفٹر. کہ PTI بنی تھی, PTI بنی تو خیر خود تھی, لیکن PTI کو سکسیسفل کیا تھا, اور اب اس کو بالکل ختم کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس کے ساتھ بنی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی. اور PTI اب یہ وقت نہیں ہے, لیکن اس پہ ہم بات کرتے رہیں. جب PTI حکومت میں تھی بہت ہم کہتے تھے ان کے بلنڈرز کا, لیکن جہاں اب آ کے پاکستان کھڑا ہے, جس طریقے سے PTI کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ممکن نہیں لگتا, لیکن دیکھیں گے. ممکن نہیں لگتا, آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف. وہ 2018 میں بھی کیا تھا, وہ بھی سب آئین قانون کے خلاف تھا. لیکن نتھنگ ٹو اسٹاپ ریپیٹنگ بلنڈرز. یہ تو پاکستان کا ہال مارک ہو گیا. جب آپ ان اکاؤنٹیبل اتھارٹی ہوتی ہے, پھر بلنڈرز بھی ریپیٹ ہوتے جائیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن بہرحال دعا کرتے رہیں, اپنا ووٹ استعمال کریں, اینڈ ریمین ہوپ فل. انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر دن آئیں گے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.